पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों की श्रृंखला में हम कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण नंबर 12, बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए कि ये LHS है और ये RHS है। RHS में दिए गए सारणी का दुगुना LHS है, तो अब हम इसमें डेल्टा को लेके चले। डेल्टा क्या है? B प्लस C, C प्लस A प्लस B प्रथम पंक्ति को इंगित कर रहे, Q प्लस R, R प्लस P प्लस Q दूसरी पंक्ति को इंगित कर रहे, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y तीसरी पंक्ति को इंगित कर रहे हैं। इसी प्रकार से प्रथम स्तंभ को इंगित कर रहे हैं ये, दूसरा स्तंभ ये है, तीसरा स्तंभ ये है। नोटेशन मैंने दे दिए हैं यहाँ पर। अब हमें स्वविवेक से देखना है कि यहाँ पर अवयवों का योग दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर सिंगल एलिमेंट दिए हुए हैं। तो सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें? तो हमने यहाँ पर प्रथम स्तंभ में चेंज ला रहे हैं। और कैसे ला रहे हैं चेंज? पहले स्तंभ में दूसरे और तीसरे स्तंभ को जोड़ रहे हैं। यहां जो शुरू में लिखा जाता है वो नोटेशन होता है हमारा कि किस में चेंज ला रहे हैं, और एरो के बाद में जो लिखा जाता है इसका मतलब है हम कैसा चेंज ला रहे हैं। तो यहाँ पर C1 में चेंज लाए, C1 प्लस C2 प्लस C3 से हमने इन तीनों को जोड़ा और किस में? पहले स्तंभ में लिखा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 2A प्लस B प्लस C, 2P प्लस Q प्लस R, 2X प्लस Y प्लस Z। दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ नो चेंज की स्थिति में रहेंगे। आप देखिए यहाँ पर घनिष्ठ गुणनखंड के तौर पर संख्या 2 है, तो गुणधर्म 4 से हमने इस घनिष्ठ गुणनखंड को बाहर किया। तो यहाँ पर पहले स्तंभ में रह गए A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ दो चेंज की स्थिति में फिलहाल। अब हमने ये देखा कि यहाँ 3 अवयव हैं, इनमें 2-2 अवयव हैं। अब हम कोई सी भी संक्रिया लगा सकते हैं, C1 माइनस C2 भी अप्लाई कर सकते हैं, C1 माइनस C3 भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने C1 चेंज C1 माइनस C2 को अप्लाई किया। तो क्या देख रहे हैं? यहाँ पहले स्तंभ में B Q Y रह गया। क्यों? क्योंकि C प्लस A यहाँ से A प्लस B प्लस C में से माइनस हो गया तो B बचा। ऐसे ही P प्लस Q प्लस R में से R प्लस P को माइनस किया तो Q रह गया, और X प्लस Y प्लस Z में से Z प्लस X को माइनस किया तो Y रह गया। अब हमारे पास चॉइस नहीं है। पहले स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में अगर हम देखें तो तीसरे स्तंभ में चेंज लाने के लिए पहले स्तंभ को अगर माइनस करें तो तीसरे स्तंभ में चेंज आ सकता है। तो हमने लगाई संक्रिया C3 चेंज, C3 माइनस C1। तो यहाँ पर पहले स्तंभ में कोई चेंज नहीं, दूसरे स्तंभ में कोई चेंज नहीं, तीसरे स्तंभ में चेंज होकर के आया। A प्लस B में से B माइनस हो गया, A रह गया। P प्लस Q में से Q माइनस हो गया, P रह गया। X प्लस Y में से Y माइनस हो गया, X रह गया। अब APX और यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो अगर मैं दूसरे स्तंभ में से तीसरे स्तंभ को माइनस करूंगा तो यहाँ भी सिंगल एलिमेंट रह जाएंगे। तो मैंने नेक्स्ट संक्रिया लगाई यहाँ पर कि C2 चेंज C2 माइनस C3, तो ये भी सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए। अब हम क्या देख रहे हैं? ये RHS नहीं है। RHS में B के स्थान पर A है, A के स्थान पर B है, B के स्थान पर C है, C के स्थान पर A है। तो इन्हें कैसे चेंज किया जाए? तो हमने यहाँ पर पहले A को अपने स्थान पर लाए,
पहले स्तंभ में ए को लाने के लिए हमने संक्रिया का प्रयोग किया C1 इंटरचेंज C3। तो कोई भी दो स्तंभ या कोई भी दो पंक्ति अगर बदली जाती हैं तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। ये हमने गुणधर्म 2 में देखा था। तो माइनस लगाया और ए पी एक्स को पहले स्तंभ में व्यवस्थित किया और बी क्यू वाई को तीसरे स्तंभ में व्यवस्थित किया। अब दूसरे और तीसरे स्तंभ को इंटरचेंज करने से हम पूर्व स्थिति में पहुंच जाते हैं। संक्रिया C2 इंटरचेंज C3। तो B को C के स्थान पर, C को B के स्थान पर ले गए, Q को R के स्थान पर, R को Q के स्थान पर ले गए, Y को Z के स्थान पर, Z को Y के स्थान पर ले गए। लेकिन फिर से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, गुणधर्म 2 के कारण। इस प्रकार से ये हमें RHS प्राप्त हो जाती है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार का उदाहरण अब हम नेक्स्ट लेके चल रहे हैं, उदाहरण नंबर 13। उदाहरण 13 में पूछा गया है कि यदि x, y, z सभी भिन्न भिन्न हैं तथा इस सारणी का मान 0 है, तब सिद्ध करना है कि x, y, z बराबर -1 हो। तो सबसे पहले हम इस लाइन पर विचार करें। क्योंकि x, y, z सभी भिन्न भिन्न हैं, इसका तात्पर्य है कि x y के बराबर नहीं है, y z के बराबर नहीं है, z x के बराबर नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि x माइनस वाई नॉट इक्वल 0, y माइनस जेड नॉट इक्वल 0 और z माइनस एक्स नॉट इक्वल 0। इसको हमने पहला समीकरण नाम देकर के यहीं पर छोड़ दिया। अब इस सारणी को लेकर चलते हैं। ये सारणी 0 के बराबर दिया हुआ है। हम क्या देख रहे हैं कि इसके तीसरे स्तंभ में दो दो पद दिए हुए हैं, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस वाई क्यूब, 1 प्लस जेड क्यूब। तो अब हमें गुणधर्म 5 याद आता है। गुणधर्म 5 के अनुसार सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पद हों तो मूल सारणी को हम 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो गुणधर्म 5 से हमने एक सारणी तो ये लिख दिया एक 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 करके, और एक लिख दिया एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब कर दिए। तो ये 2 सारणिकों में विभक्त हो गया मूल सारणी। दूसरे सारणी में हम क्या देख रहे हैं कि पहली पंक्ति से x, दूसरी पंक्ति से y और तीसरी पंक्ति से z बाहर आ रहा है। इसका मतलब गुणधर्म 4 अप्लाई हो रहा है। तो यहां से हमने पहली पंक्ति से x, दूसरी पंक्ति से y और तीसरी पंक्ति से z को बाहर किया। तो पहली पंक्ति में 1 x स्क्वायर, दूसरी पंक्ति में 1 y स्क्वायर और तीसरी पंक्ति में 1 z स्क्वायर रह जाता है। अब इन दोनों सारणिकों को देखें तो वैसे एक ही हैं, लेकिन जमे हुए इस प्रकार से हैं कि इनमें भिन्नता नजर आ रही है। यहाँ एक 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 तीसरे स्तंभ में है, यहाँ एक 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 प्रथम स्तंभ में है। तो अब हमने पहले सारणी में संक्रिया अप्लाई की कि C1 इंटरचेंज C3, C1 को C3 के स्थान पर और C3 को C1 के स्थान पर लाए तो ये गुणधर्म 2 हो जाता है। गुणधर्म 2 के अनुसार किन्हीं 2 पंक्तियों को या किन्हीं 2 स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणी का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर माइनस आ गया, 1 1 1 लिख दिया, इस जगह पर x y z को लिख दिया। दूसरे स्तंभ में नो चेंज की स्थिति रही, बाकी एज इट इज रही स्थिति। अब पुनः C2 और C3 को इंटरचेंज किया तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हम देखते हैं कि ये सारणी एक ही है, तो इसको हमने यहां से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर यहाँ पर एक, यहाँ से एक्स वाई जेड, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड
इंटू ये सारणिक बराबर 0। इस सारणिक को हम पिछले उदाहरण में कर चुके हैं। तो यहां पर कैसे करना है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को माइनस करने से यहाँ 0 प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को यहाँ माइनस करने से 0 प्राप्त हो सकता है। हम किसी एक पंक्ति के द्वारा किन्हीं दो पंक्तियों में चेंज ला सकते हैं, अर्थात मैं कहूं कि एक साथ दो संक्रियाएं भी लगाई जा सकती हैं। तो मैंने यहाँ लगाया R2 चेंज R2 माइनस R1 तथा R3 चेंज R3 माइनस R1। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0 प्राप्त हुआ, बाई माइनस एक्स हो गया, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसे दूसरी संक्रिया जब लगाई तो R3 में से R1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पुनः गुणधर्म 4 अप्लाई करना है। दूसरी पंक्ति में से बाई माइनस एक्स और तीसरी पंक्ति में से z माइनस एक्स बाहर आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड बाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये रह गया हमारे पास पहली पंक्ति नो चेंज की स्थिति में 1x एक्स स्क्वायर। दूसरी पंक्ति में चेंज हुआ क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर किया, तो 0 1 यहाँ पर रह गया बाई प्लस एक्स, क्योंकि बाई माइनस एक्स इसका ये गुणनखंड बाहर जा चुका है। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में से z माइनस एक्स को बाहर किया, तो 0 1 z प्लस एक्स। अब यहाँ पर अगर मैं इसे 0 बना दूं तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत सारणी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को माइनस करके तीसरी पंक्ति में चेंज लाए, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा, लेकिन 1 में से 1 जाएगा तो 0, और z प्लस एक्स में से बाई प्लस एक्स को घटाएंगे तो z माइनस बाई। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के संगत सारणी प्राप्त होता है। तो हम यहाँ गुणधर्म 9 लगा सकते हैं। गुणधर्म 9 के अनुसार ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो चाहे निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो, उसके संगत सारणी का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल होता है। मैंने एक चीज पहले भी बताई थी, आप चाहें तो यहाँ पर प्रसार कर सकते थे सीधे। तो यहाँ पर गुणधर्म 9 अप्लाई करने से 1 गुणा z माइनस बाई, तो यहाँ तीनों गुणनखंड प्राप्त हो गए। इन्हें हमने साइक्लिक ऑर्डर में चेंज किया, तो x माइनस वाई बनाने के लिए माइनस को कॉमन लिया। अब y माइनस z बनाने के लिए यहाँ से हमने माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और z माइनस एक्स अपनी यथास्थिति में है। समीकरण 1 से हम क्या देखते हैं, x माइनस वाई नॉट इक्वल 0 है, y माइनस जेड नॉट इक्वल 0 है, z माइनस एक्स नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब ये तीनों गुणनखंड तो 0 के बराबर है नहीं, जबकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये चौथी चीज जो है, यहाँ पर चौथा गुणनखंड जो नजर आ रहा है, ये निश्चित रूप से क्या होगा, 0 होगा। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 या एक्स वाई जेड बराबर -1, और ये हमारा यहाँ पर सवाल सिद्ध हो जाता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसमें सभी गुणधर्मों का समावेश है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 14। उदाहरण 14 एक ऐसा उदाहरण है जब हमें कभी कभी किन्हीं सवालों में यह पता नहीं लग पाता है कि कौन सी संक्रिया लगानी है। ऐसे केसेस में जिन अवयवों से सारणिक बना होता है उन्हीं का गुणा, उन्हीं का भाग लेके चलते हैं। जैसे यहाँ हमें संक्रिया में न तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नजर आ रहा था, न कोई 0 बनने की स्थिति नजर आ रही थी। तब हमने एबीसी से बना हुआ सारणिक, तो एबीसी का गुणा किया, एबीसी का ही भाग किया। यहां पर अब यह देखना होता है कि हमें कौन से
स्थिति को, ऊपर वाली स्थिति को या नीचे वाली स्थिति को सारणिक में एंटर कराना है, तो हमने यहां पर ऊपर वाली स्थिति को सारणिक के अंदर एंटर कराया। ए को प्रथम पंक्ति में, बी को द्वितीय पंक्ति में और सी को तृतीय पंक्ति में एंटर करा दिया। अर्थात यहां यह भी कह सकते हैं कि संक्रिया R1 चेंज ए R1, संक्रिया R2 चेंज B R2 और संक्रिया R3 चेंज C R3। तो आप चाहो तो यहां पर ये अप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो कह सकते हो संक्रिया R1 चेंज A R1, R2 चेंज B R2 और R3 चेंज C R3। तो जैसे ही ये ए अंदर एंटर हुआ तो यहाँ रह गया ए, यहाँ हो गया ए क्यूब, यहाँ हो गया ए बी सी। तो पहली पंक्ति बदल गई, ए क्यूब ए बी सी। इसी प्रकार से बी का अंदर जाना तो ए बी क्यूब ए बी सी। ऐसे सी का अंदर जाना तो ए सी क्यूब और यहाँ ए बी सी। तो हम क्या देख रहे हैं, तीसरे स्तंभ में यहाँ ए बी सी उभयनिष्ठ गुणनखंड का रूप ले गया। इसका मतलब गुणधर्म चार्ट से हम इसे बाहर ला सकते हैं। तो जैसे ही हम ए बी सी को बाहर लाए तो यहाँ पर तीसरे स्तंभ में रह गया एक एक एक, जो प्रथम स्तंभ के समान है। तो इस सारणी का मान 0 होगा, क्योंकि C1 और C3 बराबर होने पर अर्थात गुणधर्म 3 के अनुसार कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्ति सर्वसम हो तो सारणी का मान 0 होता है। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू रखेंगे उदाहरणों को नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगले उदाहरण थोड़े से बड़े हैं तो उन्हें हम कल के वीडियो में रखेंगे। धन्यवाद।